ये क्या मजाक है मिस शर्मा। पूरी क्लास में एकदम से ऐसी खामोशी छा गई थी कि सुई गिरने की आवाज भी आसानी सुनी जा सकती थी। 40 के करीब स्टूडेंट्स ने अपनी सांसें रोके कटहरे में खड़ी शमा और गुस्से से देखते प्रोफेसर शहराम को देखा। उसके चौड़े माथे पर इस वक्त दर्जनों बल पड़े हुए थे। उसके हाथ में शमा की असाइनमेंट थी। शराम की रूपदार और पुरवकार शख्सियत के सामने अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। मगर शमा, वो तो जैसे किसी और ही मिट्टी की बनी थी। 10 साल का फर्क था उन दोनों में। शेराम उसका सगा ताया जात था और घर में भी शबा की उस लाओबाली और नटखट तबीयत से उसे सख्त चिढ़ थी। वो एक इंतहाई असूल पसंद इंसान था, जबकि शमा शरारतों की चलती फिरती दुकान थी। मैंने पूछा कि ये क्या कचरा है, आपने मुझे जमा करवाया मिस शमा? शेराम की गर्जदार आवाज दोबारा उभरी। उसने वो पेपर सख्ती से डेस्क पर पटके। मैंने आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर असाइनमेंट बनाने को कहा था और आपने इसमें ब्रांडेड कपड़ों के सेल और शॉपिंग डिस्काउंट के बारे में पूरी हिस्ट्री लिख दी। और ये हैंड राइटिंग। शमा ने बड़ी मासूमियत से अपने निचले होठ को दांतों तले दबाया और अपनी शरारती मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश की। सर, असाइनमेंट ही तो है। अब टॉपिक इकोनॉमिक्स का था तो मैंने सोचा थोड़ा क्रिएटिव टून बन जाएगा। शमा ने बड़े टिटाई से जवाब दिया। वैसे भी आजकल महंगाई इतनी है कि शॉपिंग डिस्काउंट ही असल ग्लोबल इशू है। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल मिसालें दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। शहराम का बस नहीं चल रहा था कि वो दीवार में सर मारते। उसके जबड़े सख्ती से भींच गए। क्रिएटिव टच? आप इसे प्रैक्टिकल मिसालें कहती हैं? यूनिवर्सिटी की क्लास है या आपका ड्राइंग रूम? आपने तालीम को मजाक समझ रखा है। ना आप खुद पढ़ती हैं, ना ही डिसिप्लिन की कोई परवाह है आपको। शहराम ने उसे कड़ी नजरों से घूरते हुए डांटा। तो शमा ने इर्द गिर्द देखा। पूरी क्लास उन दोनों को देख रही थी। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और शहराम के डेस्क की बिल्कुल करीब होकर जरा धीमी आवाज में बोली, सर, अब इतना गुस्सा भी ना करें। आप तो खामखा हाइपर हो रहे हैं। शर्मा ने लापरवाह अंदाज में सरगोशी की। अच्छा, अब इतने नखरे ना करें ना। कौन सा बाहर की बात है, घर ही की तो बात है ना। बस आंखें बंद करे और ओके कर दे। शराब ने बेयकीनी से उसे देखा। इस लड़की की डिठाई की कोई हद नहीं थी। घर की बात? शराब ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज अब और ज्यादा सर्द और काटदार हो चुकी थी। ये यूनिवर्सिटी है मिस जमा, और यहाँ आपका प्रोफेसर हूं मैं। और जो फजूलियत आपने इस पेपर पर उतारी है, इस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब लाइट नहीं थी, रात को तो मैंने अंधेरे में ही लिख दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी हैंडराइटिंग में क्या ही देखेंगे आप। डॉक्टर कितनी गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं। मगर फिर भी दवाइयों के नाम तो समझ में आ ही जाते हैं ना। तो थोड़ी सी आप भी समझ कर इस्तेमाल कर ले। शमा ने फौरन हाजिर जवाबी से काम लिया। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाजें गूंजने लगी। शराम का पारा अब आसमान को छू रहा था। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, अभी, और इसी वक्त बाहर निकल जाए। शराम का हतमाई फैसला सुनकर शमा का मुंह खुले का खुला रह गया। सर, मैं तो बस, वो बाहर जाकर एकदम एक टांग पर खड़ी हो जाएंगी। जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं होती आप उसी पोजीशन में रहेंगी। अब मैं क्लियर? शराम ने उसकी बात काटते ऐसी डांट पलाई कि शमा एक लम्हे के लिए सहम गई। एक टांग पर? सर प्लीज, कल नई असाइनमेंट बना लाऊंगी मैं। शमा ने मुंह बसोरते हुए कहा। मैंने कहा गेट आउट। मैं आपको पूरे सेमेस्टर के लिए फेल कर दूंगा। शमा ने गुस्से से उसे घूरा। अपने पेपर जमीन पर पटके और बुड़बुड़ाती हुई क्लास से बाहर निकल गई। दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़े होकर उसने एक टांग ऊपर उठाई और दीवार के साथ टेक लगा दी। अंदर क्लास में शराम का लेक्चर दोबारा शुरू हो चुका था। मगर शमा का दिल अंदर ही अंदर उबल रहा था। कॉरिडोर से गुजरने वाले स्टूडेंट उसे एक टांग पर खड़ा देखकर हंस रहे थे और कुछ तो बकायदा मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। सरियल, रूस, हिटलर कहीं का। 10 साल बड़ा है तो क्या खुद को मेरा अब्बा समझता है? शमा दांत पीसते हुए धीरे दिल में शहराम को सलावातें सुना रही थी। घर में भी लेक्चर और यहाँ भी जलील कर दिया। इसकी तो मैं ऐसे ही बैंड बजाऊंगी कि याद रखेगा। एक दफा बस मेरे हाथ कोई मौका लग जाए। वो मुसलसल अपनी दुखती हुई टांग को बदल रही थी, कभी दाएं तो कभी बाएं। उसे वहां खड़े खड़े खासा वक्त गुजर चुका था और अब उसकी टांग में बकायदा दर्द शुरू हो चुका था। जब क्लास का टाइम खत्म हुआ और स्टूडेंट्स बाहर निकलना शुरू हुए, तो शमा की दोस्तें जोफिया और मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई।
और उनके चेहरों पर बड़ी शरारती सी हंसी थी। यार शमा, तेरे कजन ने तो तुझे बकायदा सर्कस का तोता बना दिया। वैसे कमाल लग रही हो तू, एक टांग पर। शमा ने हंसते हुए उसके कंधे पर मुक्का मारा। बकवास बंद करो, मेरी तो टांग ही सुन हो गई है। जालिम इंसान को जरा तरस नहीं आया मुझ पर, जैसे नाजुक और मासूम बच्ची पर इतना जुल्म करते। उसके हाथ नहीं कांपे। शमा ने अपनी टांग को जमीन पर रखते गुस्से से कहा और अपना जूता ठीक किया। मासूम, और तुम दोनों कजन्स की दुश्मनी तो पूरे कैंपस में मशहूर है। वो शराम सर है, परफेक्ट और गुस्से के तेज, और तुम तो एक नंबर की। जोबिया ने शमा का जला भुना चेहरा देखकर अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, आओ कुछ खिलाते हैं। शमा का हाथ पकड़ते उसे कैंटीन की तरफ चलने का इशारा किया। कुछ देर बाद तीनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन की तरफ चलने लगी थी। एक कोने में बैठी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी वो उड़ा रही थी। शमा अभी तक अपनी टांग को सहला रही थी और उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं सच कह रही हूँ ज़ोबिया, मैं उस सड़ियल इंसान से अपना ये बदला जरूर लूंगी। आज उसने पूरी क्लास के सामने मेरी जो इंसल्ट किया ना, उसमें इतनी आसानी से मैं हजम नहीं करने वाली। शमा ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट पड़ते इंतहाई संजीदगी से ऐलान किया। बदला? तो शहराम सबसे बदला लेगी? बेटा, वो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। घर में वैसे ही तेरा साया साथ है। तेरी मामा से शिकायत लगाती तो तेरा जेब खर्च भी बंद हो जाएगा। मेराल ने हंसते उसे डराना चाहा। शमा कुछ जवाब देने ही लगी थी कि अचानक उसकी नजरें कैंटीन के शीशे वाले दरवाजे से बाहर राहदारी की तरफ उठी और वहीं ठहर गई। ओ, वो देखो जरा। शमा ने आंखें सिकोड़ते हुए इशारा किया। जोबी और मिराल ने फौरन मुड़कर देखा। कैंटीन के बाहर कॉरिडोर में प्रोफेसर शराम और मिस फारीना एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। मिस फारीना इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी। अपनी खूबसूरती, मॉडर्न ड्रेसिंग और नखरों की वजह से पूरे कैंपस में मशहूर थी। शराम, जिसके माथे पर हर वक्त शमा को देखकर बल पड़े रहते थे और वो जूसू असूलों का पहाड़ बना रहता था, उस वक्त मिस फारीना के सामने खड़ा हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ कुछ बात कर रहा था। फरीना भी बड़े नखरे और अदाओं से मुस्कुरा मुस्कुरा कर शराम की बातों का जवाब दे रही थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि उनके बीच महज प्रोफेशनल रिश्ते से कहीं ज्यादा कुछ चल रहा है। शमा का मुंह खुले का खुला रह गया। जो शख्स उसे पिछले 1 घंटे से एक टांग पे खड़ा करके खुद को यूनिवर्सिटी का सबसे सख्त असूल पसंद प्रोफेसर साबित कर रहा था, वो यहाँ छुपकर रोमांस फरमा रहा था। हाय अल्लाह शमा, तुम्हारा कजन तो तुम्हें घास नहीं डालता। तुम्हारी शक्ल सबसे भी उसे चिढ़ है। आए दिन तुम्हें बहाने बहाने से सजा देता है, और यहाँ यहाँ तो वो खुद मिस फारीना के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। जोबिया ने शमा के कान में खुसर फुसर करते जल्दी पर तेल छिड़का। वही तो, तुम देख रहे हो उसके चेहरे की मुस्कुराहट? कसम से शमा, मैं तो आज तक शराम सर को ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। मुझे तो लगता है ये कल फुल ऑन सेट है। देखना, बहुत जल्द फरीना तुम्हारी भाभी बनकर तुम्हारे घर आ जाएंगी। फिर वो तुम्हें एक टांग पर खड़ा किया करेंगी। मिराल ने भी मजे लेते हुए शमा के दिमाग को घुमा कर रख दिया था। शमा का खून एकदम से खौलने लगा। एक तरफ उसकी दुखती हुई टांग थी, क्लास में सबके सामने होने वाली बेइज्जती थी, और दूसरी तरफ शराब की ये मुनाफकत। मेरी भाभी और ये फरीना की बच्ची, तो आप देखिए इस खड़ूसी के इतने हिम्मत कि मुझे जलील करके खुद यहाँ डेटिंग चल रही है। मेरा नाम भी शमा है। इस परवाने को तो मैं ऐसा जलाऊंगी ना कि दोनों उम्र भर याद रखेंगे। शमा ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अरे अरे, क्या कर रही हो पागल? कहाँ जा रही हो? सीधा सीधा उड़ने लड़ने मत जाना। जोबिया ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा। लड़ने नहीं जा रही, जासूसी करने जा रही हूँ। मुझे पता तो चले कि ये खड़ूस आखिर खिचड़ी क्या पका रहा है। शर्मा ने जोबिया का हाथ झटका और बिल्ली की तरह दबे कदमों कैंटीन से बाहर राहदारी की तरफ खिसक गई। शराम और फरीना कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में खड़े थे, जहां आमतौर पर स्टूडेंट का आना जाना कम होता था। शमा एक बड़े से पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई, जहां से वो उनकी बातें आसानी सुन सकती थी। उसने अपने कान पिलर की तरफ लगाए, अपनी सांस रोकी और पूरी तवज्जो से उनकी गुफ्तगू पर मरकूज कर दी। देखिए शाराब, आप हमेशा मुझे डांट दिलवाते हैं। हम पिछले 6 माह से एक दूसरे को जानते हैं, मगर आपने कभी मुझे वो अहमियत नहीं दी जो एक। फरीना की आवाज में एक मस्तूरी सी खफगी और नखरा था। तुम गलत समझ रहे हो फरीना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, मगर आज रात मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। शराब की भारी और मर्दाना आवाज में कैसी नरमी थी
जो शमा के लिए बिल्कुल अजनबी थी। उसने हैरत से अपने दांत पीसे। अच्छा जी, आज रात को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बड़े रोमियो बने फिर रहे हैं। तो फिर कहाँ मिल रहे हैं हम आज रात? फरीना की आवाज में अब खुशी झलक रही थी। पर कॉन्टिनेंटल होटल, रात 8 बजे। टेबल में बुक करवा लूंगा। तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा फरीना। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात भी करनी है। कुछ ऐसा जो मैं काफी अरसे से कहना चाह रहा था। शहराम ने मुस्कुराते हुए फरीना को देखते हुए कहा, आई बी देयर शहराम, मैं इंतजार करूंगी। फरीना ने शर्माते हुए कहा, और फिर वो दोनों वहां से अपने अपने अपार्टमेंट की तरफ मुड़ गए। पिलर के पीछे खड़ी शमा के चेहरे की मुस्कुराहट फैलकर मजीद गहरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में शरारत के दिए जल उठे थे। उसने अपनी दुखती हुई टांग को एक बार फिर से सहलाया, मगर इस बार से दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अपने बदले की कामयाबी का यकीन महसूस हो रहा था। पर्ल होटल, रात 8 बजे। जरूरी बात। शमा ने खुद कलामी करते अपनी उंगलियों चिपकर चटकाया। तो मिस्टर प्रोफेसर शहराम, आप आज रात मिस फारीना से मिलने वाले हैं। बहुत शौक है ना आपको दूसरों का तमाशा बनाने का। आज रात पर्ल होटल में आपकी सारी सॉबरनेस और परफेक्शनिस्ट का एक हवा में उड़ जाएगा। मेरी बेइज्जती का बदला आज रात 100% सूद के साथ में वसूल करूंगी। वो तेजी से पलट कर कंटीन की तरफ भागी, जहां जोबी और मिराल उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शमा के दिमाग में धमाकेदार प्लान जन्म ले चुका था। घर पहुंचकर भी उसकी टांग दुख रही थी और दिमाग में बदले की आग अभी भी पूरी तरह से भड़क रही थी। वैसे तो साइमन का बुरा होना सजा की एक वजह थी, मगर वो जानती थी कि शहराम किस कदर भड़कने और पूरी क्लास के सामने उसे एक टांग पर खड़ा होने की असल वजह क्या थी। उसे कल शाम का वो मंजर याद आ गया, जब उसकी मामा ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर समझाया था, शमा बेटा, तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, तुम्हारे ग्रेड्स मुसलसल गिर रहे हैं। जाओ शहराम से असाइनमेंट में थोड़ी मदद ले लो। वो यूनिवर्सिटी का टॉप प्रोफेसर है। वैसे भी इस वक्त वो घर पर ही होता है, तो खुशी से पढ़ा देगा। जिस पर शमा ने सोफे पर तकिया पटकते इंतहाई बदतमीजी और लापरवाही से जवाब दिया था, मामा प्लीज, उस खड़ूस और सरियल इंसान से पढ़ने से बेहतर है कि मैं फेल हो जाऊं। उसकी शक्ल देखकर वैसे ही मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास, मिन्नतें कर दे। और वैसे भी उसकी अपनी कौन सी कोई लाइफ है जो मुझे फिलासफियां दहाड़ेगा। 24 घंटे बस किताबों में घुसा रहता है और चले पर ऐसे 12 बजे रहते हैं जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके कंधे पर हो। उस हिटलर से तो बात करने में मुझे डर लगता है। पता नहीं खुद को क्या चीज समझता है। और किस्मत की खराबी देखिए, कैन उसी वक्त शराम ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। उसने शमा की सारी खड़ी खड़ी बातें आसानी सुन ली थी। उसने कुछ कहा तो नहीं, बस अपने कदम रोके, ऐनक के पीछे से कांटदार निगाह शमा पर डाली, जिसे देखकर शमा की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मगर वो भी ढीठ थी, नजरें चुराकर बैठ गई। और आज यूनिवर्सिटी में शेराम ने अपने उस इंसल्ट का सारा गुस्सा असाइनमेंट की आड़ में निकाला था। तो मिस्टर हिटलर, आपने कल मेरी बात का बदला आज पूरी क्लास के सामने लिया। अब मैं आपकी इस बदले का ऐसा जवाब दूंगी कि आपकी सारी आशिकान धड़की की धड़ी रह जाएंगी। शमा ने अपने बेड पर गिरते फोन उठाया और एक जानी पहचानी ऑनलाइन फ्लावर शॉप का नंबर डाल के उसकी आंखों में दीपनी चमक थी जब उसने शॉप वाले को हदायत दी, हेलो जी, मुझे बस स्पेशल बुके बनाना है, बिल्कुल फ्रेश सुरकुलाबों का। साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि देखने वाले की आंखें खुली रह जाए। और हाँ, उसके अंदर एक कार्ड भी रखना है, जिस पर जो मैं लिखवाऊंगी वो बिल्कुल वाज़ेह और बड़े लेटर्स में होना चाहिए। शमा ने कार्ड के वो धुआंधार अल्फाज लिखवाए जो उसने रास्ते में ही सोच लिए थे, और डिलीवरी का काम और जगह फिक्स कर दी। फोन बंद करते उसे तस्वीर में शहराम का गुस्से से लाल चेहरा और मिस फरीना की उड़े हुए होश नजर आ रहे थे। वो बेड पर लूट-पुट होकर हंस रही थी कि आज रात तो इस सड़ील इंसान के साथ बहुत बुरी होने वाली है। रात के 8 बज रहे थे और पर्ल होटल का वो खास और महंगा तरीन हिस्सा मध्यम रोशनियों, हल्की मौसीकी और खुशबूदार माहौल से सजा हुआ था, जहां शाहराम एक शानदार ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस अपने मखसूस सोबर और रौबदार शख्सियत के साथ बैठा था, जबकि सामने फारीना सुर्ख रंग के बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लिबास में बैठी मुस्कुरा रही थी। शाहराम आज वाकई बहुत संजीदा था और अंदर से थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि वो फारीना के साथ अपने इस रिश्ते को बाकायदा एक नाम देना चाहता था। उसने अपनी कोट के जेब में रखा छोटा सा मखमली बॉक्स महसूस किया, जिसमें उसने फरीना की एक कीमती अंगूठी खरीदी थी। उसने गहरी सांस ली
और फरीना की आंखों में देखते धीमे लहजे में बोला, फरीना, मैंने तुम्हें यहाँ एक खास बात कहने के लिए बुलाया है। हम पिछले कुछ अरसे से एक दूसरे को समझ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब हमें हमें अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाओ। शरामा भी अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था कि अचानक वेटर उनके टेबल के पास आकर रुका। उसके हाथ में सिर्फ गुलाबों का इतना बड़ा और शानदार बुके था कि उसकी खुशबू ने पूरे टेबल को महका दिया। एक्सक्यूज मी सर, ये बुके आपके लिए है। वेटर ने वो बुके शहराम की तरफ बढ़ाया तो शहराम ने हैरत से वेटर को देखा और सख्त उलझन में बोला, मेरे लिए? मगर मैंने तो कोई बुके ऑर्डर ही नहीं किया, और वैसे भी मुझे कोई यहाँ फूल भेजेगा, वो जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जरा नाम चेक करें। मगर फरीना के चेहरे पर एकदम से खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। उसे लगा शायद शहराम ने उसे प्रपोज करने से पहले सरप्राइज देने के लिए, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए ये सब प्लान किया है। और शहराम, ये कितना खूबसूरत है। यू आर सो लविंग, थैंक यू सो मच। फरीना ने जल्दी से बुके वेटर के हाथ से लिया और उसे खुशबू लिए अपने चेहरे के करीब किया। मगर जैसे ही उसकी नजर उस बुके के अंदर खूबसूरत से सुर्ख कार्ड पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे को ठहर गई। ये क्या है? फरीना की आवाज एकदम बदल गई। शराम ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ फरीना? फरीना ने वो कार्ड निकाला, उस पर लिखे अल्फाज इतनी ऊंची और गुस्से में भरी आवाज में पढ़े कि आसपास बैठे चंद लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गई। आई लव यू टू शराम, आपकी मोहब्बत के इजहार ने मुझे भी आपका दीवाना कर दिया। आपकी अपनी क्षमा। कार्ड पढ़ने के बाद फरीना का चेहरा गुस्से से लाल बबू का हो चुका था। जबकि शराम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। शमा का नाम सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और सारा रोमांची माहौल एक सेकंड में किसी भयानक ख्वाब की तरह तबाह हो गया। शराम तो शमा से प्यार करते हैं और यहाँ मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तुम कितने घटिया और धोखेबाज इंसान हो। एक तरफ शमा से मोहब्बत की पतंगे बढ़ा रहे हो और यहाँ मुझे प्रपोज करने का नाटक कर रहे हो। फरीना ने वो कार्ड शराम के मुंह पर दे मारा तो शराम ने जल्दी से कुर्सी से उठकर सफाई देनी चाहिए। वो बुरी तरह से बौखला गया था। फरीना, लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, ये कोई बेहुदा मजाक है। शमा मेरी कजन है और मेरी स्टूडेंट भी। वो तो मुझसे बदला ले रही है। आज मैंने उसी क्लास में सजा दी थी ना। मगर फरीना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शट अप शराम, जिस लड़की ने इतने दावे और बेशर्मी से ये बुके भेजा है, वो सिर्फ कजन नहीं हो सकती। और वैसे भी उसने लिखा कि तुम्हारी मोहब्बत के इजहार ने उसे दीवाना किया। इसका मतलब तुम उससे मोहब्बत की बातें करते हो। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? फरीना ने अपना हैंडबैग को झटके से उठाया और शहराम की मजीद सुने बगैर गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई। जबकि शहराम वहीं बुत बना खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो बुके था और सामने टेबल पर शमा का वो कार्ड पड़ा उसे मुंह चढ़ा रहा था। शहराम के माथे की रगें तन चुकी थी और गुस्से से उसकी सांसें बेहद तेज हो गई थी। उसने वो कार्ड मुट्ठी में दबोचा और बुके उठाकर बुड़बुड़ाया, शमा, आज तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहब्बत का इजहार कैसे होता है। वो दांत पीसता होटल से निकला और गाड़ी को पागलों की तरह भगाते सीधा घर की तरफ मोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ शमा अपने घर में बेड पर लेटी कंबल में मुंह दिए अभी तक मुस्कुरा रही थी कि उसे बखूबी अंदाजा था कि इस वक्त पर्ल होटल में क्या तूफान आया होगा। वो खुद से बातें करते हुए हंस पड़ी थी कि अचानक घर के मेन दरवाजे को जोर से खुलने और फिर दरवाजे लाउंज में शहराम की गर्जदार आवाज गूंजी और उसकी हंसी वहीं रुक गई। कहाँ है ये डफर लड़की? शमा, बाहर निकलो। शहराम की आवाज इतनी बुलंद और गजबनाक थी कि पूरे घर में गूंजी। शमा ने जल्दी से कंबल अपने ऊपर लिया, आंखें बंद की और झूठ मूठ की सोने की एक्टिंग करने लगी। मगर उसके दिल की धड़कन अब बेकाबू हो रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहराम इस कदर जल्दी और इस कदर तूफानी अंदाज में गर्ज सर पे उठा देगा। लाउंज में सबा की मम्मा, ताईबान और दादा जान भी अपने अपने कमरों से घबरा कर बाहर आ गए। शहराम के हाथ में वो सुर्ख गुलाबों का बुके था जिसे उसने इंतहाई गुस्से से सोफे पर दे मारा। क्या हुआ है शहराम बेटा? इतनी रात के यूं क्यों चीख रहे हो? सब खैरियत तो है? शमा ने क्या कर दिया आप? शमा की मामा रोहिला बेगम ने परेशानी और घबराहट से पूछा तो शहराम फट पड़ा। क्या कर दिया? चाची जान अपनी इस अफलातून बेटी से पूछें इसने आज क्या शरारत की है। इसने आज मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा तमाशा बना के रख दिया इसने।
शराब ने वो कुचला हुआ कार्ड अपनी चची के सामने किया। पढ़े इसे, क्या लिखा है आपकी मासूम बच्ची ने। ये बिके इसने होटल में इस वक्त भिजवाया जब मैं एक बहुत ही अहम कॉलीग के साथ जरूरी मीटिंग में था। शराब ने बात को थोड़ा घुमा दिया क्योंकि वो घर वालों के सामने फारीना के साथ डेट का जिक्र नहीं कर सकता था। रोहिला बेगम ने वो कार्ड पढ़ा तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और शराब को गुस्से और उस बुके की कहानी ने उन्हें दादा जान और सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। ये लड़की तो मुझे किस दिन पागल कर देगी। मैं इसकी इन शरारतों से सच में तंग आ गई हूँ। रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है। चची शर्मिंदगी से गुजरी जा रही थी। शराब बेटा, तू बड़ा है, समझदार है, बच्ची है वो, छोड़ दो उसे। उसे अच्छी तरह समझाऊंगी मैं और डांटूंगी भी। शराब की मां नुजरत बेगम ने मिन्नत भरे अंदाज में शराब को ठंडा करना चाहा, मगर शराब का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान था। वो किसी की सुनने के मूड में ही नहीं था। मम्मा, वो बच्ची नहीं, आफत है। शराब ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहा। अफलातून है वो, मुझसे प्यार करती है। पैदा हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और आजकल के फजूल ड्रामे देख देख कर दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। जरा बुलाए इस आफत को भाई। आज इस कालू की भूत में हमेशा के लिए उतारता। उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगी। शर्म की तंजी और गुस्से से भरी आवाज सीधी शमा के कमरे तक गई। जो शमा अब तक डर के मारे कंबल में दुबकी हुई थी, ये जुमला सुनते उसके अना जाग उठी। चुमा चुमा 8 दिन, और मैं इनसे लव करूंगी, इस सड़ियल हिटलर से। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे सबके सामने यूं जलील करे और मेरे बारे में ऐसी बकवास करे। शमा ने गुस्से से कंबल एक तरफ फेंका और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधा लाउंज में और शराम के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब जितना शराम के लिए गुस्सा था, उसे शराम को यूं गुस्से से फनकारते देखा तो अपने बचाव के इसके दिमाग ने फौरन एक पहाड़ी कर दी। झूठ ना बोले, कल रात ही तो आपने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मैंने सारा दिन बहुत सोचा इस बारे में और आज आपकी मोहब्बत का जवाब मैंने दिया। फिर इतने प्यार से आपको वो फूल और कार्ड भेजा, तो इसमें इतना भड़कने और पूरे घर को सर पे उठाने वाली क्या बात है भला। शमा ने बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर इतनी डटाई मासूमियत और सफाकी से ये झूठ बोला कि लाउंज में खड़े हर इंसान की सांस जहां थी वहीं रुक गई। शराम की तो जैसे गोया जान ही निकल गई थी। वो फटी फटी आंखों से खुले मुंह और सरापाए हैरत बने अपने सामने खड़ी उस लड़की को देख रहा था, जो बिना पल के चिपकाए उस पर इतना संगीन और भयानक इल्जाम लगा रही थी। उसके दिमाग की रगें तन गई और उसे लगा जैसे कोई उसके कानों के करीब जोर जोर से नकारे बजा रहा हो। राहिला बेगम और नुसरत बेगम तो हैरत और सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका संजीदा और किताबों में गुम रहने वाला बेटा, जो शमा की शक्ल तक देखने का रवादार नहीं था, उससे मोहब्बत का इजहार कर चुका था। कि क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं और तुमसे मोहब्बत का इजहार? लगता है आज तुम्हें डोज देनी पड़ेगी। शराम की आवाज गुस्से और बेयकीनी से जरा सी लर्ज गई थी। वो गुर्रा कर आगे बढ़ा। उसका हाथ शमा को मारने के लिए हवा में बुलंद हुआ था कि लाउंज में दादा जान की रफ्तार और गर्जदार आवाज गूंजी। वहीं रुक जाओ शराम, और खबरदार, खबरदार जो तुमने शमा पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। मर्दानगी औरत पर हाथ उठाने में नहीं होती। दादा जान अपनी छड़ी टेके तेजी से उनकी जानिब आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था, जिसे देखकर शराम का बुलंद होता हाथ वहीं रुक गया। मगर उसकी आंखों से निकलने वाले शोले शमा को जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी थे। शमा, जो शराम का हाथ उठते देखकर एक लम्हे के लिए सहम गई थी, दादाजान को बीच में आता देख फौरन उनके पीछे छुप गई। उसने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने शुरू कर दिए। बताओ मेरा बेटा, क्या बात है ये सब? क्या शहराम सच कह रहा है या तुम सच कह रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं यहाँ तुम्हारे पास। दादाजान ने शमा के सर पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। तो शमा ने अपने अंदर की सारी फनकाराना सराहते यकजा कर दी और आंखों में झूठ मूठ के आंसू भरकर एक की 4 मसाला लगाकर कहानी सुनाना शुरू कर दी। दादाजान, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये तो खुद पिछले कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। कल रात में पानी पीने के लिए किचन में आई तो उन्होंने मुझे अकेला पाकर मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे चॉकलेट्स दी और कहने लगे कि शमा, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका हूँ। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया, तो मेरी मोहब्बत कबूल ना की, तो मैं जहर खा लूंगा। अब आप ही बताएं दादाजान, मैं इतनी मासूम और नरम दिल हूँ, मुझसे इनका ये पागलों वाली हरकतें नहीं देखी गई, तो मैंने तर्स खाकर हाँ कर दी। और आज जब मैंने इन्हें फूल भेजे
तो अब सबके सामने ये मुकर रहे हैं और उल्टा मुझे मारने दौड़ रहे हैं। शमा ने रूहानी आवाज में ऐसी लच्छेदार कहानी सुनाई कि शराम के कदमों तले से जमीन निकल गई। दादाजान, ये एक नंबर की झूठी, मक्कार और फराडन लड़की है। ये सब बकवास कर रही है। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मुझसे क्लास में मिलने वाली सजा का बदला ले रही है। इस लड़की की बातों पर यकीन मत करें, ये तो आफत की पुरिया है। शराम अपने बाल नोचने के करीब था। उसका बस नहीं चल रहा था। फिर शमा की गर्दन दबोच ली, जो इतनी आसानी से उसके बरसों की बताई हुई शरीफाना साख को मिट्टी में बना ली थी। शराम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? शमा भला इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? और अगर तुमने वाकई ऐसा कुछ किया है तो इसमें इतना हंगामा करा करने की क्या जरूरत है? हमसे बात करते तो हमारा इकलौता बेटा है। हम तेरी खुशी के लिए शमा का हाथ मांग लेते। नुजरत बेगम ने हैरानी और थोड़ी खफगी से अपने बेटे को देखा तो शहराम ने बेबसी से अपना सर पीट लिया। मामा, आप इसकी बातों में आ रही हैं। अब जानती है मुझे, मैं और इस चुड़ैल से मोहब्बत। मैं तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। ये सब इसकी साजिश है। ये पर्ल होटल में मेरे पीछे पीछे आई थी ताकि मेरी शराम बोलते बोलते एकदम रुक गया, क्योंकि पर्ल होटल में फरीना के साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र सबके सामने करना मायूब था। उसकी खामोशी ने शमा की झूठी कहानी को मजीद सच्चा साबित कर दिया। देखा दादाजान, अब खुद ही चुप हो गए क्योंकि सच सामने आ गया है। पर्ल होटल में इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मगर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने बस फूल भिजवा दिए। शमा ने मौके का भरपूर फायदा उठाते एक और तीर छोड़ा। शहराम की आंखों में खून उतर आया। वो दांत पीसता शमा की तरफ लपकना चाहता था। बस, बहुत हो गया तमाशा। दादाजान की गर्जदार आवाज ने पूरे लाउंज में सन्नाटा कर दिया। उन्होंने गहरी नजर शहराम पर डाली, फिर शमा को देखा। उनकी आंखों में खानदानी वकार और इज्जत का पास था। हमारे खानदान की रवायात बड़ी सख्त है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है और तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, और शमा ने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें फूल बेचकर इकरार भी कर लिया। तब इस घर की इज्जत और वकार इसी में है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। खानदान की बच्ची है, मैं अपनी पकड़ी ऐसे नहीं उछलने दूंगा। ये निकाह अभी और इसी वक्त होगा। दादाजान के इस हतमी फैसले ने लाउंज में जैसे बम फोड़ दिया। राहिला बेगम और नुदरत बेगम के खुले मुंह खुले के खुले रह गए। शमा जब तक अपनी अदाकारी और बदले के नशे में चूर शहराम को जलील होता देखकर दिल ही दिल में कहके लगा रही थी। दादाजान के अल्फाज सुनकर उसके तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निकाह, वो भी सेटलर से? वो तो बस फरीना और शहराम के रिश्ते में आग लगाने और अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। उसे तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका ये मजाक और झूठ उसके अपने ही गले का फंदा बन जाएगा। दादाजान, ये आप क्या कह रहे हैं? निकाह? नहीं, मेरा मतलब है मैं भी पढ़ रही हूँ, अभी इतनी जल्दी क्या है? हम बाद में भी तो सोच सकते हैं ना। शमा ने हकलाते हुए बात बदलनी चाहिए। उसके माथे पर पसीना आ गया था। क्या? दादाजान, मैं इस झूठी और मक्कार लड़की से निकाह करूंगा? कभी नहीं। मैंने कहा ये झूठ बोल रही है, मैं मर जाऊंगा मगर इससे शादी नहीं करूंगा। शहराम ने गुस्से में चीखते हुए बगावत कर दी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो किसी भी सूरत उस बेबुनियाद और घटिया मजाक की भेंट चढ़ने को तैयार नहीं था। शहराम, आवाज नीचे। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर लो। तुमने इस बच्ची के साथ मोहब्बत के दावे किए, इसे ख्वाब दिखाए, और अब जब बात खुल गई तो मुकर रहे हो। ये हमारे खानदान का शेवा नहीं है। दादाजान ने सख्ती से कहा। मैंने कोई बात नहीं किया दादाजान। आप इस लड़की से पूछें कि कितना बड़ा झूठ बोल रही है। शमा, सच बताओ सबको, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आज। राम ने शमा की तरफ कदम बढ़ाते दहाड़ा, मगर शमा जानती थी कि अगर उसने इस वक्त सच बोल दिया तो दादाजान और उसकी मम्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वो बुरी तरह अपनी बनाई हुई दलदल में फंस चुकी थी। उसे खामोशी से सर झुका दिया और नकली आंसू बहाने लगी। मैंने फैसला सुना दिया है शहराम। अगर मेरी बात काटी तो याद रखना, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो? दादाजान ने अपने सीने पर हाथ रख के अपनी आखिरी और सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उनके इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग ने पूरे घर में एक मातमी खामोशी तारी कर दी थी। नुदरत बेगम फौरन रोती हुई शहराम के पास गई। खुदा के लिए मान जाओ शहराम, तुम अपने दादा की जान लोगे क्या? अगर उन्होंने फैसला कर दिया है तो मान ले बेटा, वरना उन्हें कुछ हो गया तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। नुदरत बेगम ने शहराम के बाजू पकड़कर रोते ही इल्तिजा की। शहराम बेबस और गुस्से के मारे जमीन पर गिरा जा रहा था।
वो दादा जान की कसम और उनकी बिगड़ती तबीयत के आगे मजबूर हो गया था। उसने एक इंतहाई जहरीली और नफरत भरी निगाह शमा पर डाली, ऐसे निगाह जिसमें शमा के लिए मुकम्मल तबाही का पैगाम था। वो दांत पीसता हुआ पीछे हटा। ठीक है दादा जान, अगर आपकी यही मर्जी है तो मुझे कबूल है, मगर याद रखिएगा, इस झूठ की कीमत इस लड़की को जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। शहराम के एक एक लफ्ज से आग बरस रही थी। शमा वहीं बुत बनी खड़ी थी। वो चाहकर भी उस निकाह से निकल नहीं पा रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था और दिल डूब रहा था। वो खुद को कोस रही थी कि उसने इतना बड़ा पंगा क्यों लिया। मगर फिर अचानक उसके दिमाग के किसी कोने में मिस फरीना का गुस्से से लाल चेहरा याद आया। बड़ी शरीर से मुस्कुराहट के उसने दिल पर सर उठाया। शमा ने अपने आंसू साफ करते दिल ही दिल में एक नया अज़्म किया, क्योंकि उसके हाथ पांव अभी तक अचानक होने वाले निकाह के खौफ से ठंडे पड़ रहे थे। कोई बात नहीं, कम अज कम मैंने इस हिटलर को इसकी चुड़ैल फारीना से तो दूर कर दिया ना। अब ये सारी जिंदगी उस दुख में चलेगा। और वैसे भी निकाह के बाद भी इसे इतना तंग करूंगी ना, इतना सताऊंगी कि ये रोते खुद ही मुझे तलाक दे देगा। फरहान साहब और अख्तर साहब भी आ चुके थे और उनकी बेगमात ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। वो भी दादा जान के फैसले के आगे सर कम कर चुके थे। घर में एक अजीब सी अफरा तफरी मच चुकी थी। रात की उस पहर कारी साहब को बुलाया गया और रहीला बेगम शमा को खींचती हुई उसके कमरे से ले गई ताकि उसको कुछ मुनासिब कपड़े पहना सके। ये तूने क्या गजब कर दिया शमा, तूने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। रहीला बेगम अलमारी से एक बारीक सुर्ख दुपट्टा निकालते हुए बोली, जबकि शमा आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को देखकर घबरा रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। हाय अल्लाह, ये मैंने किस मुसीबत में हाथ डाल दिया। मैं तो बस मिस फरीना का पट्टा साफ कर रही थी, यहाँ तो मेरा अपना ही टिकट कटने लगा है। शमा ने अपना सर पीट लिया। दूसरी तरफ लाउंज में शहराम सोफे पर सर पकड़े बैठा अपने मुकद्दर को कोस रहा था। वो उस लड़की की एक बेहुदा शरारत की वजह से हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसे बस इस लम्हे का इंतजार था जब निकाह के बाद वो शमा से अकेले में इसकी जात का हिसाब चुकाएगा। कारी साहब ने खुफिया निकाह शुरू किया। शराम वल्द अख्तर, आपको शमा बिनते फरहान 50,000 रुपए हक महर के एवज निकाह में कबूल है। कारी साहब की आवाज पर शहराम ने सर उठाकर एक नजर शमा पर डाली। उसकी आंखों में इतनी तपिश थी कि शमा ने फौरन अपनी नजरें झुका ली। शहराम ने अपने जबड़े सख्ती से पीछे और दादा जान की तरफ देखा, जो उसे वार्निंग देती नजरों से घूर रहे थे। कबूल है। 3 बार ये अल्फाज अदा करने के बाद कारी साहब ने शमा से भी यही सवाल किया। शमा के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर सबको सच बता दे, मगर दादा जान का गुस्सा और शहराम का खौफ उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में 3 बार कबूल है कहा और वो ये निकाह में रिश्ते में बंध गए। दुआ के बाद जैसे ही सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, शहराम अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अभी तक गुस्से से तिमतिमा रहा था। उसने लाउंज के बीचों बीच खड़े होकर दादा जान की आंखों में आंखें डाली। निकाह तो आपने करवा दिया दादा जान, मगर अब मेरी भी एक शर्त है। मुझे रुखसती अभी इसी वक्त चाहिए। शहराम की इस अचानक और धमाका खेज मुतालबे ने पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा दिया। शहराम तो जैसे उसकी सांसें हलक में अटक गई। रुखसी, और वो भी अभी? हिटलर तो उसे कच्चा चबा जाएगा। ये पागलपन है शहराम। अभी तो शमा की पढ़ाई चल रही है, वो बच्ची है। हमने भी खानदानी वकार के लिए निकाह किया है। रुखसती उसकी डिग्री होने के बाद ही होगी। दादाजान ने सख्ती से उसकी मुखालफत की। अख्तर साहब भी आगे बढ़े। हाँ बेटा, तुम्हारे दादाजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रात की इस पर कैसे रुखसती? अभी तो कोई तैयारी ही नहीं की। तुम गुस्से में हो, जाकर जाकर आराम करो। मैं बिल्कुल होश में हूँ बाबा जान। मेरा फैसला आखिर है। अगर आप लोगों ने मुझे अभी रुखसती नहीं दी तो मैं या तो उस लड़की को अभी सबके सामने तलाक दे दूंगा, या फिर ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा, और फिर आप लोग सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। शहराम ने जिस सफाकी और हतमई अंदाज में धमकी दी, उसे दादा जान समेत सबके होश उड़ा दी। और उसकी आंखों में वो जुनून देखकर उसकी बात की गवाही दे रहा था कि अपने इस फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बेबसी से एक लंबी सांस ली। फरहान साहब की तरफ देखा। फरहान साहब ने सर झुका लिया, क्योंकि बेटी की इज्जत का सवाल था। हर जवान औलाद में बार बार बहस करके अपना भरम नहीं तोड़ना चाहते थे। दादाजान ने बलाखिर मानते हुए रुखसती की इजाजत दे दी। शमा को तो जैसे किसी ने जिंदा दरगौर कर दिया था। राहिला बेगम और नुदरत बेगम रोती हुई शमा को गले लगाने लगी और से दुआएं देते शहराम के कमरे की तरफ ले गई।
शेराम को कुछ कजन्स और करीबी दोस्त जो कि इस अचानक निकाह में शामिल हुए थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कमरे को गुलाब की पत्तियों से सजा दिया था और शमा को बेड पर बिठाकर सब बाहर चले गए और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब शमा उस बड़े से कमरे में तन्हा थी। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और शहराम कमरे में नहीं आ रहा था, उसके अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खुशी में बदलने लगा। उसने अपने दुपट्टे को सर से पीछे किया और बेड से उठकर आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वाह शमा बीबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हिटलर को उसके घर में ही मात दे दी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गरूर था ना इसे कि मिस फरीना पर। अब देखती हूँ चुड़ैल उसके करीब कैसे आती है। ये अल्फाज कहते से खुद अंदाजा नहीं था कि अनजाने में वो फरीना को शहराम के करीब देखकर तरफ उठी थी और खुद भी उस एहसास से नाआशना थी। उसे अचानक एक और शरारत सूझी। उसने निकाह के वक्त खींची गई कुछ तस्वीर अपने मोबाइल से निकाली और एक में तस्वीर में वो और शहराम कारी साहब के सामने बैठे थे। शमा ने मुस्कुराते हुए तस्वीर फारीना के नंबर पर सेंड की और साथ ही एक मैसेज टाइप कर दिया, हमारा निकाह हो गया है, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तस्वीर सेंड करने के बाद शमा ने कहका लगाया और बेड पर गिरकर हंसने लगी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि यह तस्वीर फारीना के दिल पर खंजर बनकर चलेगी और वो शहराम को कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ शहराम अपने कमरे में जाने के बजाय घर के तहखाने में बने जिम में मौजूद था। उसका सीना गुस्से से बुरी तरह धौंकने की तरह चल रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी और उसका पसीने में भीगा कसरती जिस्म उसकी वहशत को मजीद दमाए कर रहा था। वो पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था और मुक्का मारते उसने शमा का वो मासूम बनकर झूठ बोलता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वो लड़की जिससे वो बेहद चिढ़ता था, आज उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई थी और उसकी सारी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर चुकी थी। अचानक जिम के कोने में रखे बेंच पर पड़े उसके मोबाइल फोन की स्क्रीन रोशन हुई और मुसलसल मैसेज टून बजने लगी। शहराम ने गुस्से से पंचिंग बैग छोड़ा और तौलिए से अपना चेहरा साफ करते फोन की तरफ बढ़ा। स्क्रीन पर फारीना का नाम चमक रहा था। उसने जल्दी से फोन अनलॉक किया तो सामने वही तस्वीर थी जो शमा ने फारीना को भेजी थी और इसके साथ फारीना के दीगर कई वॉइस मैसेज आए हुए थे। शहराम ने पहला वॉइस मैसेज प्ले किया, शहराम, तुमसे ज्यादा घटिया, झूठा और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक तरफ मुझसे मोहब्बत के झूठे दावे कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी कजन के साथ इश्क लहरा रहे थे। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे ना। आज के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी मत करना। तुम एक धोखेबाज हो और मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। फरीना के गुस्से और नफरत से भरी आवाज को शहराम का दिमाग जैसे फट गया था। उसकी आंखों में वो सुर्ख लकीरें उभर आई। उसकी बर्दाश्त की आखिरी हद की निशानी थी। उसने अपना मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। शम्मा की बच्ची, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है, अब देखता हूँ क्या करता हूँ मैं। वो जुनून की हालत में जिम से निकला और से लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आधी रात का वक्त था और पूरा कमरा गहरी नींद सो रहा था, मगर शहराम की आंखों में शोले बरस रहे थे। शमा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहराम उसके मैसेज की वजह से किस कदर पागल हो चुका है। उसे लगा था कि शहराम शायद आज रात कमरे में आएगा ही नहीं, इसलिए उसने अपना वो भारी अरूसी जोड़ा उतार दिया था और उसकी जगह एक इंतहाई शॉर्ट और बोल्ड नाइटी पहन ली थी। वो मजे से शीशे के आगे खड़ी अपने बिखरे हुए बालों को सेट कर रही थी और मुख्तलिफ पोज बनाकर खुद को आईने में देख रही थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। तभी कमरे के दरवाजे का हैंडल जोर से घूमा और दरवाजा दराम से खुला। शमा के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने घबराकर मुड़कर देखा तो दरवाजे पर शहराम खड़ा था, शर्टलेस, पसीने में भीगा हुआ। उसकी सुर्ख आंखें और गुस्से से भड़कते हुए नत्थे देखकर शमा की जान निकल गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो यूं आधी रात को अचानक आ जाएगा, वो भी इस होलिये में। शमा ने अपने शॉर्ट लिबास को देखा और जल्दी से भागकर काउच के पीछे छुप गई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। शहराम ने बड़े खतरनाक अंदाज में कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और चाबी निकालकर अपनी जेब में रख ली। कमरे में सिर्फ एक मदम सा लैंप चल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता काउच की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट शमा के दिल को बेकाबू कर रही थी। शमा ने अपने घुटनों में सर दे लिया और डर के मारे उसकी सांस बंद हो रही थी। शहराम बिल्कुल काउच के पास आकर रुका। बाहर आओ शमा। शहराम की धीमी आवाज में छुपा लावा जो फटने वाला था शमा महसूस कर सकती थी। शमा का दिल चाहा कि वो गायब हो जाए, मगर उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। वो आहिस्ते से खड़ी हुई
उसका सारा जिस्म लर्ज रहा था और उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। शेराम की नजर जैसे उसकी शॉर्ट और बोल्ड ड्रेस पर पड़ी तो उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। वो एक कदम और आगे बढ़ा और शमा के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। शमा को उसके जिस्म में आने वाले पसीने और परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू महसूस हो रही थी, जिसे मजीद नर्वस कर रही थी। बड़ा शौक था ना तुम्हें मेरी बीवी बनने का? सबके सामने बड़े दावे कर रही थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत करती, तो फिर अब यूं खाउच के पीछे क्यों छुप रही हो? शेराम ने अचानक शमा का बाजू सख्ती से पकड़ा और उसे एक झटके से अपने करीब खींचा। शमा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वो सीधा शेराम के चौड़े सीने से जा टकराई। उसके हाथ बेसाख्ता शेराम के सीने पर आ गए, मगर शेराम की गिरफ्त उसके बाजू पर इतनी मजबूत थी कि उसे दर्द होने लगा। मुझे छोड़े, दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दे। शमा की आंखों में अब सच्चे आंसू आ गए थे। उसका सारा गुरूर और मुस्कुराहट हवा में उड़ चुकी थी। अब वो भीगी बिल्ली बनी हुई थी। शेराम ने उसकी इल्तिजा को यकसर नजरअंदाज कर दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर झुका। जाने दो, और वो भी आज की रात? तुमने फरीना को तस्वीरें बेचकर जो चांद चढ़ाया ना, उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी पड़ेगी। तुमने खुद इस आग में हाथ डाला है, अब तुमने जलने से कोई नहीं बचा सकता। शेराम की आवाज सरगोशी में बदल चुकी थी, जिसने शमा के पूरे वजूद को सनसना कर रख दिया। उसने शमा के बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपने गर्म सांसों की तपिश छोड़ी। शमा का सारा जिस्म अजीब सी सनसनाहट से लरसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हिटलर इंसान अब उसके साथ क्या करने वाला है। वो बेबसी उसे देख रही थी और शेराम की आंखों में इस वक्त बदले का वो जुनून था जो आज की रात किसी भी हद से गुजर जाने के लिए बेताब था। शेराम की गिरफ्त शमा की कमर पर मजीद सख्त हो गई। उसने शमा को अपने वजूद के इतना करीब कर लिया कि दोनों के दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल हो गया। शमा की सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। उसने अपने हाथ शेराम के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, मगर शेराम किसी संगे मरमर के मुजस्समे की तरह अपनी जगह पर कायम था। क्या हुआ मिस शमा? आपकी वो सारी हाजिर जवाबी और शरारतें कहाँ गई? आज तो आपकी जुबान पर जैसे ताले पड़ गए हैं। शेराम का तंज शमा के दिल पर नश्तर की तरह लग रहा था। वो रुहासी हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसके गालों पर बहने लगे। उसने इल्तिजा भरी नजरों से शेराम को देखा। मैंने जो भी किया वो आपके इस गुस्से का बदला था। आपने मुझ पर क्लास में निकाला। मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा आपके किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। मैं तो बस फरीना को जलाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। शमा की हिचकियां बंद हो गई थी। वो वाकई अपने किए पर पछता रही थी, मगर शहराम के दिल में उस वक्त रहम का कोई जज्बा नहीं था। बदला तुमने लिया था, मगर इसका अंजाम मैं तय करूंगा। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन बर्बाद किया। मेरी साख को मेरे ही खानदान के सामने खाक में मिला दिया। अब तुम इस कमरे में मेरी मर्जी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकती। तुमने मेरी बीवी बनने का जो नाटक रचाया है, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना भी पड़ेगा। शहराम ने शमा को एक हल्का सा झटका दिया और उसे बेड की तरफ धकेला। शमा लड़खड़ाती हुई बेड पर गिरी और उसने खौफ से अपने घुटने सीने से लगा लिए। शहराम आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून और दीवानगी थी जो शमा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ शराम की भारी कदमों की आहट और शमा की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। बहुत मोहब्बत करता हूं ना तुमसे, और तुम मुझसे। चलो आओ, आज इस मोहब्बत को खराजे तहसीन पेश करूं। शराम की मदहोश कन सरगोशी ने शमा के पूरे वजूद को बर्फ की तरह सुन कर दिया था। शराम ने आगे बढ़कर उसका बाजू अपने मजबूत हाथों में दबोचा और उसे खींचना चाहा, मगर शमा की जान पर बनी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते खुद को छुड़ाने की कोशिश की, और जब कोई रास्ता नजर न आया, उसने झुककर शहराम की कलाई पर अपने दांतों से जोरदार काट दिया। क्या कर रही हो तुम? डैम इट! शहराम की गिरफ्त जैसे ही एक सेकंड के लिए ढीली पड़ी, शमा ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया, जानबूझकर सीधा बाथरूम की तरफ भागी और इससे पहले कि वो दरवाजा अंदर से लॉक करती, शहराम गुस्से से फनकारता उसके पीछे ही बाथरूम में दाखिल हो गया और एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद कर दिया। शमा पीछे हटते हुए शॉवर के बिल्कुल नीचे जा खड़ी हुई। उसे लग रहा था कि आज शहराम उसे कच्चा चलवा जाएगा, मगर शहराम ने बिना कोई लम्हा जाए के शॉवर का नल पूरी ताकत से खोल दिया। दिसंबर की उस यकवस्ता रात में शॉवर से निकलने वाला बर्फ जैसा ठंडा पानी सीधा शमा के वजूद पर गिरा तो उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकल गई। वो सर्दी से कांपती पीछे हटने लगी, मगर शहराम ने उसे शॉवर के बिल्कुल नीचे खड़ा कर दिया था। पानी की ठंडी बूंदें शमा के चेहरे और उसके शार्ट लिबास को भिगो रही थी।
वो बुरी तरह से लड़स रही थी और उसके होंठ सर्दी के मारे नीले पड़ने लगे। शराम जो उसे उसकी शरारत की कड़ी सजा देने के इरादे से वहां लाया था, अचानक जैसे किसी शहर में झगड़ा गया, उसे शमा की तरफ देखा। वो पानी में मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर गर्दन से चिपके हुए थे और उसका होशरुबा और लड़ता हुआ भीगा चेहरा देखकर शहराम की हार्ट बीट एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। वो लड़की जिससे वो चिढ़ता था, जो उसकी नजर में सिर्फ एक आफत थी, आज इस हुलिये में उसने अपने हवासों पर हावी होती हुई महसूस हो रही थी। उसके अंदर का गुस्सा अनजानी तपिश और शदीद कशिश में बदलने लगा। शमा ने कांपते अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। "प्लीज, मुझे मुझे सर्दी लग रही है।" उसकी सिसकियों ने आखिरकार शहराम को अंदर के पत्थर दिल इंसान को पिघला दिया। उसने फौरन आगे बढ़कर शावर बंद किया और इससे पहले कि शमा सर्दी और कमजोरी से फर्श पर गिरती, शहराम ने अपने मजबूत बाजू को उसकी कमर के गिर्द घायल किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शमा बेसाख्ता उसकी बाहों में झूल गई। उसका सारा जिस्म ठंड से लर्ज रहा था। वो शराब की गर्म और पसीने में भीगे सीने के साथ लगकर गर्माहट महसूस कर रही थी, जिसकी उसे इस वक्त शदीद जरूरत थी। शेराम ने उसे उठाया और वापस कमरे में लाकर नरमी से बेड पर लिटाया। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और शमा सर्दी से सुकड़ रही थी, और जैसे ही वो नींद बेहोश थी, शेराम ने एक लम्हे के लिए उसके मासूम चेहरे और भीगे हुए सरापे को देखा और खुद पर काबू न रख सका। उसे गीले लिबास से राहत दिलाना जरूरी था। फिर वो झुका और उसने अपने गर्म लबों की तपिश शमा के सर्द माथे पर रख दी और अपने जिस्म की गर्माइश उसे देने देते गुस्से में पनपते लब एक दीवाना वार और बेबाक मोहब्बत में बदल गए। उन्हें खुद भी अंदाजा न हुआ कि शराब ने शमा का वो गर्माहट दी जिसने उसकी सारी सर्दी और सारा खौफ पिघला कर रख दिया था, और उसने हद पार करते शमा को मुकम्मल तौर पर अपना लिया। अगली सुबह जब खिड़की से धूप कमरे में दाखिल हुई तो शमा का जिस्म बुखार से तप रहा था। रात की उस सर्दी और फिर शराब की उस बेपनाह कुर्बत ने उसे नढाल कर दिया था। वो बेड पर नीम खनूदगी की हालत में पड़ी थी जब शराब यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपने कफलिंग्स दुरुस्त कर रहा था। वो तैयार होकर बेड के पास आया और शमा के चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे हटाते उसके बिल्कुल करीब झुका। "ये तो तुम्हारी इस बड़ी शरारत की छोटी सी सजा थी मिस शमा।" शराब की आवाज में धीमी मगर खतरनाक धमकी थी। "अगर तुमने घर में कुछ बताया तो याद रखना, आज रात में तुमसे सारे होशो हवास में वो हक लूंगा और ऐसी इंतहा करूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।" शमा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और अस्पात में सर हिला दिया। वो इतनी खौफजदा थी कि उसकी जुबान से एक लफ्ज ना निकल सका। शराब उसे धमका कर कमरे से निकल गया, मगर थोड़ी ही देर में पूरा घर शमा के कमरे में इकट्ठा हो चुका था। दादा जान, रोहिला बेगम, नुसरत बेगम सब परेशान थे कि रातों रात उसे इतना तेज बुखार कैसे हो गया। सब उसकी तीमारदारी में लग गए। कोई पट्टियां कर रहा था तो कोई सूप बनाकर ला रहा था, मगर शमा का दिल जानता था कि इस बुखार की असल वजह क्या है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शमा की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी, मगर इन दिनों शराम उसके पास कमरे में नहीं आया था। वो अपना सारा सामान लेकर अपने स्टडी रूम में शिफ्ट हो गया और वहीं सोता था। वो शमा से कतराता था क्योंकि वो खुद भी रात की इस दीवानगी पर हैरान था। वो अपने गुस्से को काबू में क्यों नहीं रख सका। उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में एक और दिलचस्प वाकया पेश आया। शराम एक दिन डिपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतर रहा था जब उसकी नजर कॉरिडोर में खड़ी मिस फारीना पर पड़ी। वो एक और प्रोफेसर के साथ खड़ी उतनी ही नखरीली अदाओं में हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे वो कुछ दिन पहले शराम से करती थी। शराम के कदम वहीं रुक गए। फारीना की नजर भी उस पर पड़ी तो वो मुस्कुराती उसके पास आई। "कैसे हो प्रोफेसर शराम? सुना है आपने अपनी स्टूडेंट कजन से शादी कर ली। खुद मुझे तो आपकी इस दोगली पॉलिसी का उस रात अंदाजा हो गया था। अच्छा ही हुआ मैंने टाइम पर आप जैसे इंसान से जान छुड़ा ली।" फरीना ने तंजिया लहजे में कहा। शहराम ने उसके चेहरे को देखा और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल में फरीना के लिए कोई दुख या पछतावा नहीं है, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। "हाँ मिस फरीना, मैंने शादी कर ली है और मुझे इस बात की खुशी है कि उस रात मेरी आंखों में वो पर्दा हट गया जो आपकी उस मस्नूई मोहब्बत ने डाल रखा था। आप जैसी औरत जो चंद दिनों में ही किसी दूसरे शख्स के साथ हंस बोल सकती है, वो भला मुझसे क्या मोहब्बत करती। मेरी कजन की उस शरारत ने मुझे एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया।" शहराम ने इतने पुरवकार और दोडक अंदाज में जवाब दिया कि फरीना का मुंह खुले का खुला रह गया। "तुम जैसे कंगले इंसान के पास इन बातों के अलावा और है क्या? हाँ?" फरीना ने खसियाती हुई बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। उस दिन शहराम ने
फरीना को अपने दिलो दिमाग से मुकम्मल तौर पर निकालकर बाहर फेंक दिया और वो जान गया था कि जोड़ियां आसमान पर बनती हैं। जब शमा मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई तो दादाजान के हुक्म पर उनके वलीमे की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। घर के लॉन को रोशनी और फूलों से सजा दिया गया। शमा ने ब्लैक शॉकिंग पिंक और सिल्वर रंग का खूबसूरत बारी लहंगा पहन रखा था। उसका मेकअप और उसकी अदाएं उसे किसी परियों की कहानी की तरह शहजादी बना रही थी। शराम ब्लैक थ्री पीस सूट में उसके सामने खड़ा था और बार बार कनखियों से शमा के उस सहर अंगेज खूबसूरती को दिख रहा था। मेहमानों के जाने के बाद जब वो दोनों कमरे में आए तो शमा थक कर सोफे पर बैठ गई। शहराम ने कोट के बटन खोले और मुस्कुराता हुआ शमा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला और शमा के साथ चंद इंतहाई क्लोज और प्यारे पोज में सेल्फियां बनाना शुरू की। शमा हैरत से उसे देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? एक मिनट, बस एक जरूरी काम कर लूं। शराम ने मुस्कुराते हुए सारी तस्वीरें एक ही शॉट में फरीना के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और उसका नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। आप मेरे वाली हरकतें कर रहे हैं? शमा ने मुंह बनाते हुए प्यारा सा तंज किया। शेराम ने शमा की नाजुक कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू हाल किया और बड़ी खुमार में बोला, तो अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारे रंग में रंग जाओ। शेराम की आवाज में वही मदहोशकन सरगोशी थी जिसने शमा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया था। वो घबरा कर पीछे हटने लगी मगर शेराम की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अच्छा नहीं, जरा फासले पर हुए ना। मुझे आपका ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ सोने। शमा खिलाते हुए बहाना बनाना चाहा मगर शहराम के होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। फासला? कैसा फासला मेरी जान? वैसे भी उस रात तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी कुर्बत का ऐसा नशा चढ़ गया है कि मैं पिछले इतने दिनों से खुद पर जैसे कैद करके बैठा था। मगर आज आज तो तुम दुल्हन बनी हो। आज तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब से मेरे सारे जज्बे, मेरा हर रंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। शराम ने उसके कान के पास सरगोशी करते हुए उसके गाल को अपने गर्म लबों से छुआ तो शमा का सारा वजूद एक मीठी सी तपिश से पिघलने लगा। उस रात उनके कमरे की फिजाओं में वो सारे शिकवे गिले मिट गए और दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए और खुशी से एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ बदला सा था। शराम अपनी गाड़ी ड्राइव करता कैंपस के पार्किंग एरिया से दाखिल हुआ तो उसके साथ वाली सीट पर शमा बैठी थी। आज वो एक टांग पर खड़े होने वाली मुजरिम नहीं बल्कि प्रोफेसर शहराम की बीवी बनकर आई थी। शहराम ने गाड़ी रोकी और खुद बाहर आकर शमा के लिए दरवाजा खोला। दोनों साथ चलते कॉरिडोर में दाखिल हुए तो देखने वाले हैरत से उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। शहराम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और शमा उसके साथ चलती बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे और एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। जोबिया और मिराल कैंटीन के बाहर खड़े उन्हें एक साथ यूं मुस्कुराते हुए देखकर जैसे बुत बन गए। कोई ये क्या मौजा हो गया रातों रात? तू तो इस हिटलर से बदला लेने वाली थी और यहाँ तो बकायदा हीरो हीरोइन के साथ एंट्री मारी जा रही है। मिराल ने शमा को बाजू से पकड़ते हैरत से पूछा। शमा ने एक शरारती निगाह शराब पर डाली और मुस्कुराते बोली, बदला तो मैंने ले लिया मेरी जान। वैसे इस बदले के बदले मुझे ये हिटलर जिंदगी भर के लिए बर्दाश्त करना पड़ा है। अब चलो जल्दी से कैंटीन में। आज हम दोनों की तरफ से तुम्हें जबरदस्त ट्रीट है। कैंटीन में दोस्तों के साथ हंसी मजाक और ट्रीट के बाद जब वो दोनों कॉरिडोर के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहे थे तो शमा ने अचानक शराब का हाथ पकड़ लिया। शराब, एक बात तो बताए, अब हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? मैंने तो सोच रखा है कि हम तुर्की जाएंगे। शमा ने बड़े मान और चहकते हुए अंदाज में पूछा। शेराम ने चलते चलते कदम रोके और उसकी तरफ मुड़ कर देखा और उसकी नाक के बोर को हल्का सा खींचते हुए बोला, हनीमून पर हम जरूर जाएंगे मेरी जान, मगर उस दिन जब तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी और तुम दोबारा कोई असाइनमेंट कचरे जैसी नहीं बनाओगी। हाय ला, आप अभी भी प्रोफेसर ही हैं? शमा ने मुंह बसोरते हुए कहा तो शेराम ने हंसते हुए उसे अपने कंधे के साथ लगा लिया। उनकी खनकती हुई हंसी और उनकी आंखों में चमकती हंसी में सिर्फ और सिर्फ रंगे इश्क बिखरा हुआ था।